के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक प्रिंस और उसका साथी एक वीरान इलाके में घूम रहे थे। लेजर कहता है, प्रिंस ये बहुत ही खतरनाक है, हमें वापस चलना चाहिए। प्रिंस ऑस्कर कहता है, चुप हो जाओ लेजर, हमारी सारी कोशिश महल से निकलने की बेकार हो जाएगी अगर हम लौट आए। लेजर कहता है कि अगर उस विच ने फिर से हमला कर दिया तो? ऑस्कर कहता है कि फिर हम देख लेंगे, वैसे भी 15 सालों में मुझे कुछ नहीं मिला। सबसे पहले हम विच ऑफ हजार मून को ढूंढेंगे और उससे पूछेंगे कि इस मैजिक को कैसे हटाया जाए, और अगर ये काम नहीं आया तो हम उस शख्स को ढूंढेंगे जो जिम्मेदार है विच ऑफ साइलेंस। और वो एक नीले टावर के पास आ जाते हैं जिसके अंदर वही विच है जिसको ये यहाँ ढूंढने आए हैं। पर उसके अंदर जाने से लेजर को डर लग रहा था। वो उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महल वापस कैसे लौटूंगा। लेकिन ऑस्कर उसकी बात ना सुनते हुए टावर के अंदर चला जाता है और वो देखते हैं कि ये जगह अंदर से बहुत ही बड़ी है और यहाँ ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ी सीढ़ियाँ भी हैं। ये देखकर ऑस्कर कहता है, इन्हें पार कर कर जो भी छत के ऊपर जाएगा उसकी इच्छा विच पूरी करेगी। जिसके बाद वो ऊपर जाने लगता है और तभी एक जगह पर जाकर वो दिखते हैं कि उनके पास बहुत सारे सांप आ गए हैं। लेकिन ऑस्कर को उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि उसके पास इससे भी बड़ा सांप है। जिसके बाद ऑस्कर को वहाँ एक स्पेल स्टोन मिलता है। वो जैसे ही उसे छूता है तो वहाँ के सारे सांप गायब हो जाते हैं और एक स्पेल खुल जाता है जिससे वो ऊपर की ओर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम टावर के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ लिटोला नाम की बच्ची विच से कह रही थी, लगता है हमें अपने चैलेंजर्स मिल गए, ये आपसे मिलना तो चाहते हैं पर ये भी यहाँ कितनी देर तक टिक पाएंगे। इधर हम ऑस्कर को दिखते हैं जो कि अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। लेजर उससे डरते हुए कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए वरना बहुत ही मुश्किल हो सकती है। और तभी उनके आगे एक डोर आ जाता है। वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ दो स्टैचू थे जो कि एकदम से जिंदा होकर ऑस्कर पर अटैक कर देते हैं। पर ऑस्कर अपनी तलवार को निकाल कर उनसे लड़ने लगता है और एक मॉन्स्टर को काट देता है। और ऊपर विच को भी ये बात पता चल जाती है और वो कहती है, ये काफी ताकतवर लगता है पर ये भी कब तक टिक पाएगा। तभी लिटोला उससे कहती है, लगता है वो इसे आसानी से पार कर लेगा। और ये सुनकर विच शॉक हो जाती है। नीचे हम ऑस्कर को दिखते हैं जो कि एक और मॉन्स्टर को अपनी तलवार से खत्म कर देता है। जो देखकर लेजर कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब वो एक और टेलीपोर्ट स्पेल पर जाने के लिए तैयार थे पर तभी अचानक से वहाँ की नीचे की जमीन टूटने लगती है और इससे लेजर को काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि वो ऑस्कर से दूसरी तरफ है। ऑस्कर उसे बचाने के लिए जाने वाला था पर लेजर उससे मना कर देता है क्योंकि अगर वो आगे आया तो वो भी उसके साथ मर सकता है। लेजर उससे कहता है, प्रिंस आप आगे बढ़िए, मैं तुम्हारे बिना जाने वाला हूँ, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम राजा बनोगे। और ये कहते ही नीचे की जमीन टूट जाती है और लेजर नीचे गिर जाता है। ऑस्कर भी इस बात से उदास हो जाता है कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। लेकिन लेजर चाहता था कि ऑस्कर एक राजा बने। जिसके बाद ऑस्कर आगे जाने लगता है और आखिरकार वो उस टावर के ऊपर आई जाता है जहाँ उसे वही विच मिलती है जो चाय के साथ उसका वेलकम करती है। जिसके बाद विच उसे अपना नाम बताती है और उसका नाम टीना होता है। ऑस्कर कहता है, क्या तुम वही विच हो? मुझे तो नहीं लगता। टीना कहती है, क्या बेवकूफी है एक विच के रूप पर सवाल करना। और वो उसे बताती है, तुम्हारा लेजर नाम का साथी अभी नीचे है, उसे कुछ नहीं हुआ। और ये जानकर ऑस्कर को सुकून मिलता है कि लेजर सही सलामत है। जिसके बाद ऑस्कर टीना से कहता है, क्या तुमने मैजिक इस्तेमाल किया है अपनी शक्ल बदलने के लिए? टीना कहती है, ऐसे सवाल, कितनी बदतमीज हो तुम। ऑस्कर कहता है, मैंने सुना है तुम बहुत सालों से जिंदा हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई झुर्री नहीं है। टीना बताती है, हम इंसानों से ज्यादा समय तक जीते हैं, मेरे शरीर की बस उम्र बढ़ना बंद हो गई है। टीना उससे कहती है, अब तुम्हारी बारी, तुम पहले इंसान हो जो प्रैक्टिकली इस टावर को अकेले चढ़ा है, प्लीज कम से कम अपना नाम तो बता दो। तभी ऑस्कर उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम है ऑस्कर लोस फारसस। टीना ये सुनकर शॉक हो जाती है कि ऑस्कर फारसस से है। वो उसे बताता है कि वो वहाँ का प्रिंस है। वो उससे कहती है, तुम रेजियस के वंशज हो? ऑस्कर उसे बताता है कि वो उसके दादाजी हैं। तो टीना ऑस्कर को देखकर कहती है, हाँ तुम थोड़े उनकी तरह ही लगते हो, बस थोड़े से अकड़ू हो। जिसके बाद टीना ऑस्कर को लिटोला से भी मिलाती है। लिटोला उसे बताती है कि तुम्हारे साथी को कुछ नहीं हुआ, वो नीचे आराम से सो रहा है। ऑस्कर पूछता है, जो चैलेंजर्स कभी लौट कर नहीं आते उनके साथ क्या होता है? टीना कहती है, मैं उन्हें वापस जाने देती हूँ, उनकी थोड़ी सी मेमोरी को इरेज कर मैं यहाँ डेड बॉडीज को नहीं रख सकती। लिटोला बताती है कि मास्टर एक बहुत ही दयालु इंसान है, जो भी यहाँ अपने बीमार बच्चों को लाता है वो फ्री में ही उनका इलाज करती हैं। ये सुनकर ऑस्कर कहता है, काश विच ऑफ सिलाने भी ऐसी ही होती। ये सुनकर टीना कहती है, क्या ये उसी से जुड़ा हुआ है जिसके लिए यहाँ तुम आए हो? तभी ऑस्कर उसे बताता है, मुझ पर विच ऑफ सिलाने का श्राप है। तभी हम एक फ्लैशबैक को दिखती है जहाँ विच ऑफ सिलाने ऑस्कर और उसके फादर को श्राप देती है, तुम कभी फिर से वारिस नहीं पाओगे, तुम्हारा बेटा भी, फारस वंश तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। ये जानकर टीना उससे पूछती है, तुम्हें ऐसा श्राप क्यों मिला? मेरे डैड इस बारे में
बात करना नहीं चाहते, इसलिए मैं उनसे सीधा इसका कारण नहीं पूछता। ये मेरी मॉम से जुड़ा हुआ लगता है जो पहले मर गई थी। मैंने इस शराब को खत्म करने के लिए बहुत तरीके ढूंढे और जो कुछ भी हो सका मैंने वो किया, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। ये शराब मुझसे अलग नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी टीना उससे कहती है, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं देती कि ये शराब हट जाएगा। मैजिक ऑर्गेनाइज्ड और ऑपरेटेड होता है, जो कि एक सेट ऑफ रूल से बनता है, पर शराब कोई भी रूल फॉलो नहीं करते। जब तुम रैंडम वर्ड्स को एक मीनिंग और मैजिकल पावर देते हो तब तुम एक शराब बनाते हो, और इसकी ताकत उस पर भी डिपेंड करती है जो इसे बनाता है। और अगर हम ये ना बताएं कि इस कर्ज को कैसे तोड़ा जा सकता है तो इसे जिसने कास्ट किया है वो भी इसे नहीं हटा सकता। पर शराब के पास ज्यादा पावर नहीं होती, जैसे कि ये किसी को डायरेक्टली किल नहीं कर सकती। ये बस उस पर्सन को मारने के तरीके ढूंढती है जिस पर इसे कास्ट किया गया हो, और जो मुझ पर श्राप है वो मुझे बहुत पावरफुल लगता है। टीना कहती है, तुमने सही कहा, क्योंकि जो भी चीज अभी मैंने तुम्हें बताई है तुम्हारा श्राप इससे बहुत ज्यादा अलग है, जिसका मतलब है कि ये श्राप एक अलग तरह की ब्लेसिंग है। और तभी वो ऑस्कर के चेहरे को छूकर उसके ऊपर लगे हुए श्राप को विजिबल कर देती है और कहती है, ब्लेसिंग भी वैसे ही दी जाती है जैसे श्राप दिया जाता है, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा अलग होती है। ये उन एनर्जी को बढ़ा देता है जो कि पहले से ही प्रेजेंट है। तुम्हारे ऊपर जो श्राप है वो बहुत ही ताकतवर है, और इसी वजह से तुम्हारे बच्चे को कोई आम लेडी जन्म नहीं दे सकती। तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो बच्चा नॉर्मल मदर की कोख से जन्म नहीं ले सकता। अगर हम ब्लेसिंग को एनालाइज करेंगे तो तुम मैजिक को यूज करके इसे हटा सकते हो, पर इसकी 20 लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो मुझे माफ करना क्योंकि मैं तो इसे नहीं हटा सकती। और टीना आगे उससे कहती है, और अगर तुम यहाँ पर आई गए हो तो चलो फिर मैं तुम्हें खाली हाथ जाने तो नहीं दे सकती। ऑस्कर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? टीना कहती है, इस चीज का एक सिंपल आंसर है कि हमें ऐसी औरत को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सके, जिसके बाद वो अपनी मैजिक की मदद से एक ऐसी औरत को ही ढूंढने लगती है। पर तभी ऑस्कर उससे कहता है, टीना तुम भी तो सही चॉइस हो, क्या तुम विच ऑफ साइलेंस की पावर को सहन नहीं कर सकती? तुमने सही कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक मिनट क्या कहा तुमने? ऑस्कर कहता है, तो फिर ये तय हो गया है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। हमें लड़के ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो हो ही ना। तो इस टावर को क्लियर करने के बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। पर टीना मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ऑस्कर कहता है, तुमने ही तो कहा था तुम वो सब कुछ करोगी जो तुम कर सकती हो। पर टीना साफ साफ मना कर देती है और कहती है, क्या तुम पागल हो जो एक चुड़ैल को अपनी रॉयल फैमिली में लाना चाहते हो? ऑस्कर कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीना कहती है, तुम्हारे दादा रेगिस तुमसे बहुत ही अलग थे, तुम्हारे अंदर उनके जैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मैजिक इस्तेमाल कर कर तुम्हें महल वापस भेज दूंगी। वो उस पर मैजिक यूज करने लगती है तो ऑस्कर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, ओ तो तुम लड़ना चाहती हो। पर तभी टीना देखती है कि ऑस्कर के पास तो रॉयल स्वॉर्ड अकाशिया है, जो पूरी दुनिया में एक ऐसी लौती स्वॉर्ड है जिसके ऊपर कोई भी मैजिक का असर काम नहीं करता। टीना उससे पूछती है कि आखिर तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो रॉयल ट्रेजर है, ऐसी चीजों को रखने का क्या फायदा, इसे तो प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए, और वैसे भी ये चीज तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। टीना कहती है, तुम बहुत ही जिद्दी हो, पीछे हट जाओ और हार मान लो। ऑस्कर कहता है, ये चीज तो मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ, और हाँ मैंने सुना है कि तुम 20 साल पहले फारस पैलेस में रही थी। टीना कहती है, वो तो बस आधे साल की बात थी, उस समय मैं मैजिक सीख रही थी और थोड़े बहुत काम कर रही थी। तभी ऑस्कर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, चलो तो फिर एक डील करते हैं, तुम 1 साल के लिए इस जगह को छोड़कर मेरे साथ फारस में रहोगी, ये मेरी विश है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? तो टीना इसके लिए मान जाती है कि वो इस टावर को छोड़कर 1 साल के लिए उसकी रक्षा करेगी। जिसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और ऑस्कर लेजर को उठाकर घर वापस चलने को कहता है। तभी टीना को देखकर लेजर उससे पूछता है कि ये कौन है, पर ऑस्कर उसे बताता है कि ये विच की साथी है जो कि हमारे साथ कैसल में रहेगी और मेरे श्राप को हटाने में मेरी मदद करेगी। जिसके बाद वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं। और ऑस्कर उससे कहता है कि कैसल जाने के बाद तुम अपना डिसीजन चेंज कर सकती हो कि हम शादी कर लें, पर टीना इसके लिए फिर से उसे मना कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग फारस सिटी आ गए होते हैं और टीना ऑस्कर के ऊपर एक मैजिक कास्ट करती है जो उसे होने वाले फिजिकल और मैजिकल अटैक से बचाएगा। वो कहती है कि मेरे होते हुए कोई भी इस मैजिक को तोड़ नहीं सकता। तभी ऑस्कर कहता है, मगर ये तो चीटिंग जैसा लग रहा है। टीना कहती है, तुमने एक विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, पर ये मैजिक तुम्हें पॉइजन और साइकोलॉजिकल अटैक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए सावधान रहना। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे श्राप को मिटाने के
के लिए आई हूँ तो भूलना मत। पर ऑस्कर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो, पर टीना इसके लिए फिर से मना कर देती है। और हम दिखते हैं कि महल के बाहर सारे जादूगर अपनी बाहर मैजिक ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी टीना लेजर से पूछती है अपना सक्सेसर बनाना एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कोई ऐसा नहीं है जो रॉयल ब्लड का पार्ट हो? लेजर कहता है 15 साल पहले साम्राज्य से बच्चे गायब होने की खबर मिल रही थी और उसी टाइम से राजकुमार के सारे कजिन्स खो गए, जिस वजह से उनसे छोटा कोई रॉयल मेंबर नहीं है। आगे कैव और सिल्विया नाम के दो जादूगर झूमर पर मैजिक कास्ट कर रहे थे, पर उनसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से वो गिरने लगता है, पर टीना अपने जादू से उसे सिल्विया के ऊपर गिरने नहीं देती। फिर अगले सीन में टीना देख रही थी कि महल के सोल्जर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। लेजर बताता है ये जनरल आर्स और मेरिडियाना है, लेकिन आर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन प्रिंस ऑस्कर उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर टीना कहती है तो अब मुझे पता चला कि उसने टावर को कैसे चढ़ा। जिसके बाद टीना वहाँ से जाते हुए कहती है बहुत समय हो गया मैंने तलवारबाजी नहीं की, और ये सुनकर लेजर शॉक हो जाता है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ टीना एरिस के साथ 1v1 फाइट कर रही थी और उसे बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रही थी। जिसके बाद एरिस मेरिडियाना के सामने उसकी तारीफ करता है कि टीना बहुत ही ताकतवर है। प्रिंस ऑस्कर ने कुछ देखकर ही उसे अपनी टीम में लिया है, और जब टीना वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ लिटोला आकर उसे एक खबर देती है, जिसके तुरंत बाद वो ऑस्कर के पास जाकर कहती है मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। ऑस्कर कहता है मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, अगर ये भी नहीं तो तुम मुझे ये तो बता सकती हो कि तुम कहाँ जा रही हो। टीना कहती है मैजिकल लेक जो ध्रुजा में है। ये सुनकर लेजर कहता है ये खतरनाक है, 70 साल पहले एक मॉन्स्टर को वहाँ एक विच द्वारा बंद किया गया था। टीना कहती है वहाँ से इम्पोर्टेंट मैजिकल डिस्प्यून आता है, मैं वहाँ जाके देखूंगी कि क्या हो रहा है और देखूंगी कि इस सब के पीछे कौन है। तो ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर टीना मना कर देती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑस्कर कहता है ये एरिया फार्सस की निगरानी में है, तुम्हारी आम जांच काउंसिल को हिलाने के लिए काफी नहीं होंगी। टीना कहती है तुम्हें वहाँ ले जाने से और मुसीबत पैदा होंगी, पर अभी भी ऑस्कर उसके साथ जाने की बहुत ही जिद करता है, तो आखिर में टीना को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक लेक के पास एक लड़की और एक लड़के को बैठा हुआ दिखते हैं। लड़की कहती है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो? वाइल्ड कहता है कि खाली आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर ये बस शुरू होने ही वाला है, वो यहाँ आने जो वाली है। वो लड़की पूछती है क्या ब्लू मून विच यहाँ आएगी? वाइल्ड कहता है हाँ वो यहाँ जरूर आएगी। और यहाँ हम दिखते हैं कि ऑस्कर की टीम तैयार हो जाती है टीना के साथ जाने के लिए, और टीना के पास एक छोटा सा ड्रैगन भी है। तभी वहाँ ऑस्कर आकर कहता है हम ध्रुजा की मैजिकल लेक को सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ सावधान रहना। और वो उन सबसे कहता है कि वो सब टीना के ऑर्डर्स को माने, जो सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। टीना ऑस्कर से कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक है, तुम बहुत ही अजीब हो। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर वहाँ जाने लगते हैं, और रास्ते में टीना कहती है 70 साल पहले पड़ोसी देश ध्रुजा ने फार्सस पर हमला किया था, पर फार्सस दुश्मन पर भारी पड़ रहा था, पर ध्रुजा ने एक बड़े से डिमोनिक बीस्ट को अपना वेपन बनाया, पर उस बीस्ट को बाद में ब्लू मून विच ने कैद कर दिया। जिसके बाद ये जगह ऐसी बन गई कि यहाँ जीवन इम्पॉसिबल था। पर तभी आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से टीना कहती है मैं जानती हूँ तुम वहाँ हो, छुपना बंद करो और सामने आओ। ये सुनकर सारे नाइट्स तैयार हो जाते हैं, और फॉग में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो 70 साल पहले टीना का दुश्मन था, और तब वो बस एक बच्चा था। टीना अपनी तलवार निकालने वाली ही थी, उससे पहले ही बूढ़ा आदमी कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं हार मानता हूँ। पर वो धोखे से उनके पीछे से अटैक कर देता है, पर जैसे तैसे करके ये लोग खुद को बचा लेते हैं, और टीना अपनी स्वॉर्ड से उस बुड्ढे को खत्म कर देती है। पर टीना बताती है कि वो उस बुड्ढे को नहीं मार पाई क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल कर यहाँ से भाग गया, और उसके हमले से कुछ नाइट घायल हो गए थे, तो सिल्विया अपने हील मैजिक से उन्हें ठीक करने लगती है। पर सारे नाइट ये जानकर हैरान थे कि टीना एक विच है। टीना कहती है अब उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका होगा, तो वो जल्द ही सील तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो वहाँ से अकेले ही जाने लगती है, पर ऑस्कर उसे रोकते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। टीना कहती है मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ, पर तुम राजा बनने वाले हो तो अपनी जान खतरे में मत डालो। ऑस्कर कहता है पर मैं तुम्हें अकेले ऐसे खतरनाक काम करने नहीं दे सकता। उसकी जिद को देखकर टीना कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, जब तक तुम और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं मैं कहीं भी जाऊँ तुम हमेशा
हमेशा मेरे पास ही रहोगे। ये सुनकर ऑस्कर उसे फाइनली जाने देता है। तभी टीना का वो छोटा सा ड्रैगन बड़ा हो जाता है और वो उस पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बंदे उस डीमन की सील तोड़ने में लगे हुए थे। वो बुड्ढा सोचता है कि वो लगभग अपने प्लान में कामयाब हो गया है। तभी अचानक से टीना वहाँ आकर उसके साथ ही उसके साथियों को भी मार देती है, पर वो उनमें से एक बंदे को छोड़ देती है और उसके सामने ही उस डिमोनिक बीस्ट को आजाद कर देती है। 70 साल बाद आजाद होते ही वो बीस्ट पागल हो जाता है, पर टीना अपने ड्रैगन की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी धुएं में से वो बीस्ट बाहर आता है। उसे देखकर टीना कहती है, तो तुम आजाद हो गए, पर मैं तुम्हें पूरा आजाद कर दूंगी। जिसके बाद टीना उस पर अटैक करती है, पर वो अपने बालों की वजह से बच जाता है। जिसके बाद टीना अलग अलग एंगल से उससे फाइट करने लगती है और अपने ब्लास्ट मैजिक की मदद से उसे बहुत डैमेज कर देती है। और हम देखते हैं कि वो डीमन खुद को रीजनरेट कर लेता है, यानी ये छोटी मोटी अटैक्स उस पर काम नहीं आएंगे। ये देखकर टीना अपने मैजिक से उसे बांध देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन छोटी मोटी अटैक से उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करने लगती है, पर इसी बीच वो बीस्ट आजाद होकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे टीना बहुत ही घायल हो जाती है। पर जब तक उसने अपना स्पेल कास्ट कर लिया था, वो अपनी चिंता किए बगैर उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो बीस्ट खत्म हो जाता है। वहीं कैसल के ऊपर ऑस्कर टीना के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था और तभी उसका ड्रैगन टीना को वहाँ लाता है, पर ऑस्कर दिखता है कि टीना की हालत बहुत ही खराब है। जिसके बाद सिल्विया टीना का इलाज कर देती है और ऑस्कर को आकर बताती है कि टीना की हालत पहले से काफी बेहतर है। जिसके बाद ऑस्कर टीना से मिलने जाता है तो वो दिखता है कि टीना के बाल बहुत ही बड़े हो चुके हैं। ऐसा क्यों है उसके पूछने पर टीना बताती है कि उसका घाव बहुत ही भर चुका था, तो उसने जल्दी जल्दी से अपने ऑर्गेन्स को बढ़ा लिया, जिससे उसके बाल भी बहुत बड़े हो गए। पर वो बताती है कि अब वो पहले से बेहतर है। ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में उस बीस्ट को हरा दिया? टीना कहती है आराम से। जो सुनकर ऑस्कर झुककर उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसके किंगडम और उसके लोगों को बचा लिया। टीना उससे कहती है ये कुछ भी नहीं था, तुम्हें पता है ना कि मैं एक विच हूँ। एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक किंगडम को दिखते हैं। यहीं हम हमारी मेन कैरेक्टर को दिखते हैं, जिसका की नाम गर्स है। रास्ते में गर्स एक बैलगाड़ी को दिखता है, जिसके अंदर वो छोटी छोटी लड़कियों को ले जा रहे थे। वहीं एक बार में एक बंदा बारटेंडर से कह रहा था, मिडलैंड के महल वाले शहर में भी हालात बेहतर नहीं हो रहे। ग्रिफिथ के राजा बनने के बाद से वक्त अंधेरे में डूब चुका है। बारटेंडर उससे कहता है ऐसी बातें मत करो, किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा होगा। और तभी बार में कुछ लोग आते हैं जो कि एक छोटी लड़की को मारने लगते हैं, जो कि उसी बार में काम करती है। और उस लड़की को कोई नहीं बचाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये राजा के लोग हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। और जब वो लड़की उन्हें शराब दे रही थी, तो वो उस पर गुंडागर्दी करती हुए उससे कहते हैं कि अगर शराब की एक बूंद भी गिर गई ना, तो तुझे ही चाट कर उसे पीना होगा। और तभी यहाँ इस लड़की के दादाजी आते हैं, जो कि उन सोल्जर से कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं भीख मांगता हूँ। पर वो सोल्जर्स बुड्ढे को गिराते हुए कहते हैं, साले बुड्ढे तुझे भी चाकू देना पड़ेगा क्या? जिसके बाद वो बंदा जानबूझकर उस शराब को गिरा देता है और उस लड़की से कहने लगता है अब ये तूने गिरा दी तो इसे चाट कर तुझे पीना होगा। वो बंदे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और तभी मोटा वाला बंदा होता है, इसे वहाँ आकर कोई मार देता है। वो देखते हैं कि यहाँ एक बंदा आ गया है जो कि हमारा गर्स है। वो उससे कहने लगते हैं तू जानता भी है हम कौन है? पर तभी गर्स एरो से उनमें से 2 बंदों को पेल देता है। गर्स उस बंदे से कहता है मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ, और गर्स उसे चाकू से घायल कर देता है। वो उस पर पैर रखकर कहता है अपने मास्टर को ये संदेश दे देना कि ब्लैक स्वॉर्डमैन यहाँ आ चुका है। वो बंदा डरते हुए कहता है ब्लैक स्वॉर्डमैन। पर तभी उसका एक बंदा पीछे से गर्स पर अटैक करता है, पर गर्स उसे देखकर अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करता है और उसे बीच में से अलग कर देता है, जो देखकर यहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई ये कौन है। यहाँ सबकी फट जाती है। जिसके बाद गर्स अपनी स्वॉर्ड को रखकर वहाँ से चला जाता है। बारटेंडर ये सब देखकर कहता है कि उस बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो बंदा अपने मास्टर के पास जाकर उसे गर्स के बारे में बताता है, और इसके मास्टर का नाम मार्शल है, जिसे आप याद रखना। मार्शल उसे कहता है उसे सभी जगह पर ढूंढो, चप्पा चप्पा छान मारो, किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। और वो कासल की ओर देखते हुए कहता है मैं ये सब मास्टर को कैसे समझाऊंगा। फिर अगले सीन में हम गर्स को दिखते हैं, जो कि एक जंगल में आराम कर रहा था। पर तभी अचानक से उसके गले पर जो कर्स मार्क था उसमें से खून आने लगता है, और वहाँ कुछ गोश्त अपीयर हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। और तभी गर्स को कुछ डीमन दिखने लगते हैं, जो कि बहुत ही
ही अजीब तरह के थे और उसे एक ग्रिफिथ नाम का बंदा दिखता है जिसे देखकर गर्स को बहुत ही गुस्सा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्शल यहाँ अपने लॉर्ड से मिलने आया था। लॉर्ड उससे कहते हैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई मार्शल। मार्शल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है आपके लोगों को जिसने मारा वो बस एक मुसाफिर था। तभी लॉर्ड उससे कहता है उसने कहा कि वो एक ब्लैक स्वॉर्डमैन था। तभी मार्शल डरती हुई उससे कहता है हम लोग आपके लिए और खाना और पैसे की भरपाई करेंगे और बेशक हम उस आदमी को जल्दी पकड़ लेंगे। तभी लॉर्ड उससे कहता है तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, फिलहाल तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह होनी चाहिए, है ना? इंसानों का खाना पैसे मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं बस इस आदमी का अच्छे से स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे इंसानों को जलती हुई उनकी चीखें सुनना पसंद है। जलते हुए लोग उनकी चीखें ब्लैक स्वॉर्डमैन इससे बाहर आ जाएगा। मार्शल उससे कहता है लॉर्ड आपने वादा किया था कि आप मेरे लोगों के साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी लॉर्ड उससे कहता है मुझे तुम्हारे लोगों की परवाह नहीं। और लॉर्ड पूरे शहर में आग लगा देता है जिससे ब्लैक स्वॉर्डमैन यानी गर्स बाहर आ जाए और वो मार्शल को भी मार देता है। और उसका प्लान भी सक्सेस होता है क्योंकि गर्स की यहाँ एंट्री हो जाती है। वो गर्स को देखते ही अपने बंदों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसके बंदे गर्स पर अटैक करते हैं पर गर्स अपनी क्रॉसबो से उन्हें चौकू देने लगता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उन्हें बीच में से अलग कर देता है। उसकी स्वॉर्ड को देखकर सारे लोगों की फट जाती है। आखिर एक इंसान ऐसी तलवार कैसे उठा सकता है? तभी लॉर्ड गर्स से कहता है अच्छा मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी है। तुम वो ब्लैक स्वॉर्डमैन हो जिसने हम अपोस्टलिस के नाक में दम कर रखा है। तुम बस एक मामूली से इंसान जिसे लगता है वो हमारे सामने खड़ा हो सकता है। ये कहकर वो गर्स पर अटैक करता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गर्स अपनी क्रॉसबो से उस पर अटैक करता है। तभी वो बंदा एक स्नेक बनकर गर्स पर अटैक करता है और कहता है तुम मरियल से इंसान, हम अपोस्टलिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके सोल्जर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनका लॉर्ड एक मॉन्स्टर है और वो गर्स को बहुत मारता है। वो उसे उठाकर कहता है तुम इंसान कमजोर ही रहोगे, तुम इतने वक्त तक जिंदा कैसे बचे हो और अब तुम मेरा खाना बनोगे। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी गर्स अपने हैंड कैनन से उसका मुंह उड़ा देता है और अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेकर उसे बीच में से अलग कर देता है। और इसी वजह से गर्स का एक लॉकेट गिर जाता है जिसका की नाम भीलित है। वो अपोस्टलिस गर्स के गर्दन पे वही मार्क दिखता है जिससे उसकी फट जाती है। गर्स उसमें अपनी क्रॉसबो मारते हुए कहता है अब तो तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें भी दर्द महसूस होना चाहिए, तब तुम्हें इसका मतलब पता चलेगा। वो गर्स से अपनी जान की भीख मांग रहा था पर गर्स जरा सा भी रहम नहीं करता। वो उसे जलाकर मार देता है जिसके बाद गर्स अपनी भीलित को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी हमें गर्स का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी उम्र बहुत ही कम थी और अभी वो एक वॉर के बीच में है। वो एक बंदे को चैलेंज करता है कि वो उससे लड़े। वो बंदा उससे कहता है तुम तो एक बच्चे हो, मेरा क्या ही कर लोगे। और तभी गर्स उस पर अटैक कर देता है। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गर्स तो बहुत ही तेज है। वो बंदा भी उस पर अटैक करता है पर गर्स उसे बचकर उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बंदा बहुत ही घायल हो जाता है और गर्स से कहने लगता है मुझे छोड़ दो, मैं जान की भीख मांगता हूँ। पर गर्स उसे भीख नहीं देता बल्कि उसे चौक दे देता है। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बच्चे ने बाजुआ को हरा दिया। इसके बाद इस वॉर में शामिल होने के लिए गर्स को कुछ पैसे मिलते हैं। एक सोल्जर उससे कहता है कि मानना पड़ेगा तुम कमाल के हो, क्या तुम मेरे पर्सनल गार्ड बनोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पर गर्स वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है तो अब मुझसे बात मत करो। वो बंदा गर्स को रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा पर गर्स उसे दूर कर देता है। वो उससे कहता है मुझे छूना मत और वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर उस बंदे की भी फट जाती है। जिसके बाद गर्स पैसे लेकर अपने रास्ते जाने लगता है कि तभी उसे जाते हुए एक सोल्जर का ग्रुप देख लेता है। वो बात करने लगते हैं ये तो वही बंदा है जिसने बाजुआ को हराया था। एक और बंदा आकर कहता है मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो अभी अभी एक जंग लड़कर आया है। जिसके बाद वो अपने बॉस ग्रिफिथ से पूछते हैं कि क्या करना है। ग्रिफिथ उनसे कहता है जो चाहे वो करो। जिसके बाद वो बंदा अपनी एक टीममेट कैस्का से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी, पर कैस्का मना कर देती है। तो वो बंदा गर्स पे हमला करने के लिए अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उन्हीं की टीम का एक बंदा कहता है क्रोकस बीना। ग्रिफिथ क्या ये तुम्हें सही लगता है? जिस पे उनका बॉस कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो बंदे गर्स पर अटैक कर देते हैं तो गर्स भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उनसे लड़ने लगता है। वो दिखते हैं ये तो बहुत ही ताकतवर है। अब इतना शोर शराबा सुनकर ग्रिफिथ कैस्का से उनकी मदद करने को कहता है। इधर उन बंदों की गर्स को देखकर फट रही थी कि वो अब क्या करें। गर्स एक बंदे पर अटैक करता है पर उससे पहले ही कोई उस पर एरो से अटैक कर देता है जो कि कैस्का ने किया था। वो अपनी टीममेट से कहती है कोई रास्ते में नहीं आएगा, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर है। और गर्स
गर्ट्स भी दोबारा तैयार होता है, जिसके बाद इन दोनों की शॉर्ट फाइट होती है जिसमें ये एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। इसी बीच हेलमेट उतार कर गर्ट्स को पता चलता है कि कैस्का एक लड़की है। वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गर्ट्स कैस्का की टक्कर का है। ग्रिफिथ के अलावा कैस्का को आज तक किसी ने नहीं हराया और अब गर्ट्स कैस्का को मारने ही वाला था कि तभी बीच में ग्रिफिथ आकर उसे बचा लेता है और गर्ट्स से कहता है, क्या तुम अपनी तलवार दूर करोगे? पर गर्ट्स उसकी बिना सुने उस पर डायरेक्ट अटैक करता है, जो कि ग्रिफिथ आराम से रोक लेता है और गर्ट्स ये देखकर शॉक हो जाता है और उसके पीछे मुड़ने से पहले ही ग्रिफिथ उस पर एक और अटैक करता है और ये अटैक इतना तेज था कि गर्ट्स भी इसे नहीं देख पाया था और गर्ट्स यहाँ जमीन पर गिर जाता है। कैस्का ग्रिफिथ की तारीफ करती है, तभी क्रोकस कहता है, ये बंदा पागल है जो ग्रिफिथ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। कैस्का गुस्से में उससे कहती है, क्रोकस ये तुम्हारी वजह से हुआ है। पर तभी वो दिखते हैं कि गर्ट्स दोबारा खड़ा हो रहा है। ग्रिफिथ कैस्का को पीछे हटने को कहता है और गर्ट्स ग्रिफिथ पर अटैक करता है, पर उससे पहले ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हम पहली बार ग्रिफिथ का चेहरा देखते हैं। अब गर्ट्स को एक बुरा सपना आता है जिससे डरकर उसकी आंखें एक टेंट में खुलती हैं। वो जब उससे बाहर जाता है तो उसे चारों ओर ग्रिफिथ की आर्मी दिखाई देती है और उसे ग्रिफिथ भी दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तभी उसके पास कैस्का आती है और उसे एक मुक्का मारती है, तुम्हें वहीं पर ग्रिफिथ के हाथों मर जाना चाहिए था, और ये क्या करो वहाँ से चली जाती है। एक लड़का गर्ट्स से कहता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कैस्का ने बहुत पहले ही औरतों वाला जीवन छोड़ दिया है, वो अब एक सोल्जर है। और ये लड़का बताता है कि ग्रिफिथ ने कैस्का से बोला कि वो गर्ट्स के साथ 2 दिन तक सो जाए, क्योंकि गर्ट्स का बहुत खून बहने की वजह से उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। तो कैस्का ने गर्ट्स के साथ सोकर उसके शरीर को गर्म किया। ग्रिफिथ ने कैस्का से कहा कि ये काम बस एक औरत कर सकती है। तभी उसके पास ग्रिफिथ आता है और उसे अपना नाम बताता है और गर्ट्स भी उसे अपना नाम बताता है और उसे गर्ट्स की तलवार लौटाते हुए कहता है, तुम कमाल के हो जो इतनी भारी तलवार को चला लेते हो। और ग्रिफिथ उसे उसके साथ चलने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं और ग्रिफिथ के लोगों को देखकर गर्ट्स उससे पूछता है कि ये सब कौन है। ग्रिफिथ उसे बताता है कि हमारी टीम का नाम बैंड ऑफ हॉक्स है, जो सुनकर गर्ट्स शॉक होता है, क्योंकि बैंड ऑफ हॉक्स वो लोग हैं जो कि आज तक किसी भी जंग को नहीं हारे और उन्होंने एक कासल को 3 महीनों तक बचाया था। क्रोकस कहता है, आखिर ग्रिफिथ का इरादा क्या है उस बंदे की जान बचाने का? तभी एक लड़का बोलता है, मुझे लगता है वो उसे हमारी टीम में शामिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर है। क्रोकस उस पे गुस्सा होने लगता है, रिचर्ड बेमतलब की बातें मत करो, उस साले ने हमारे 2 बंदों को घायल कर दिया, इस सब के बाद भी क्या हम उसे अपनी टीम में शामिल कर ले? अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ ग्रिफिथ गर्ट्स को एक जगह पर ले आया था, तो गर्ट्स उसे पूछता है, तुमने मुझे वहाँ उसी वक्त क्यों नहीं मार डाला? ऐसा करना तुम्हारे लिए आसान था। और हम दिखते हैं कि कैस्का भी इन दोनों को देख रही थी। ग्रिफिथ उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। महल में जो तुमने बाजुआ से फाइट की उसे मैंने भी देखा था, वो कमाल की लड़ाई थी, लेकिन अगर बाजुआ की एक्स टूटी ना होती तो वो तुम्हारी खोपड़ी खोल देता। हाँ, शायद तुम सही हो। ग्रिफिथ उससे कहता है, तुम एक नेक बंदे हो, तुम्हारे लड़ने के तरीके को देखकर लगता है जैसे तुम हमेशा अपनी जान दांव पर लगा देते हो, चाहे बाजुआ या मेरे लोगों के खिलाफ। तुम थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटे, इसका उल्टा तुम लापरवाही से अपनी तलवार से उन्हें चैलेंज करते हो। मानता हूँ तुम बहादुर हो, पर मुझे लगता है तुम जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालते हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। पर तुम दिलचस्प हो, मुझे तुम पसंद आए, मुझे तुम्हारी जरूरत है गर्ट्स। और कैस्का भी ये सुनकर शौक हो जाती है। गर्ट्स अपने मन में सोच रहा था, इसकी क्या दिक्कत है, वो ये सब मुझे क्यों बता रहा है, अगर मैंने मना किया तो? ग्रिफिथ उससे कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। गर्ट्स गुस्से में उससे कहता है, मैं इनकार करता हूँ। पर तभी उसकी चोट में दर्द होने लगता है। गर्ट्स उससे पूछता है, हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, फिर भी तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मुझ में तलवार घोंपने के बाद दोस्ती करना चाहते हो? और गर्ट्स अपनी तलवार निकालता है, अब मैं ये सब खत्म कर दूंगा, अगर मैं जीता तो अपने जैसा ही तुम्हारे सीने में छेद कर दूंगा। ग्रिफिथ उससे पूछता है, अगर मैं जीत गया तो? गर्ट्स कहता है, जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो। ग्रिफिथ अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, ठीक है। और तभी कैस्का भी अपनी तलवार लेकर बाहर आ जाती है। ग्रिफिथ उससे कहता है, कैस्का बीच में मत आओ, मैं अपनी पसंद की चीज को किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। और इस सबसे गर्ट्स को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट उस पर
पर अटैक कर देता है। ग्रिफिथ उसके अटैक को रोक लेता है और गर्ड्स के हाथ को घायल कर देता है। गर्ड्स ये देखकर शॉक हो जाता है, क्या बंदा है, मैं अपनी तलवार से उसकी तलवार को तोड़ सकता हूँ, पर वो हर बार बच रहा है। और तो और वो अपनी पतली सी तलवार को बस एक ही हाथ से चला रहा है। ग्रिफिथ उससे कहता है, मैं इस लड़ाई को तुम्हारी ठीक होने तक रोक सकता हूँ अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो। पर गर्ड्स उसकी बिना सुने उस पर अटैक करने लगता है। वो फिर से अंधाधुन उस पर अटैक कर रहा था और तभी वहाँ क्रोकस भी आ जाता है। कैस्का उसे रोक देती है कि क्रोकस तुम आगे नहीं जा सकते, ये ग्रिफिथ का ऑर्डर है। और तभी ग्रिफिथ गर्ड्स को हर जगह से घायल कर देता है। गर्ड्स को अपनी औकात पता चल जाती है कि वो उससे नहीं जीत पाएगा, तो वो चीटिंग करके उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है, जिससे ग्रिफिथ का विजन ब्लॉक हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर गर्ड्स उस पर अटैक करता है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ग्रिफिथ उसके अटैक से बचकर उसकी तलवार के ऊपर खड़ा हुआ था। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रिफिथ उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लड़ने का तरीका पसंद है, तुम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, पर जब तक मैं ना हिलूं अपनी तलवार मत चलाना। गर्ड्स उसे कहता है, तुम बहुत बोलते हो, और वो उसकी तलवार को मुंह में ले लेता है और गर्ड्स ग्रिफिथ को लेकर सीधा खाई में कूद जाता है। सारे लोग ये देखकर डर जाते हैं और गर्ड्स ग्रिफिथ को नीचे ले जाकर मारने लगता है। ये सब देखकर वो कहते हैं कि हमने ग्रिफिथ को कभी भी जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देखा। गर्ड्स उसे कहता है, क्या तुम्हें अपना खून देखकर मजा आया? ग्रिफिथ जब दोबारा खड़ा होता है तो गर्ड्स फिर से उस पर अंधाधुन अटैक करता है, जिसका फायदा उठाकर ग्रिफिथ उसे पटक देता है और कहता है, अब ये खत्म हुआ, शांति से हार मानना चाहते हो या मैं तुम्हारा कंधा तोड़ दूं? पर गर्ड्स उसे कहता है, साले भाड़ में जा। तो ग्रिफिथ उसके कंधे को थोड़ा सा मोड़ देता है, जिससे गर्ड्स को बहुत ही दर्द होता है। ग्रिफिथ के लोग उससे कहते हैं, हमें पता था कि बॉस आप ही जीतोगे। हाँ बेटे, अब क्या हुआ? तभी ग्रिफिथ गर्ड्स के चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहता है, अब तुम मेरी अमानत हो। और गर्ड्स ग्रिफिथ की आंखों में देखकर खो जाता है। ग्रिफिथ सबको बताता है कि गर्ड्स अब से हमारी गैंग का मेंबर है, जो सुनकर सारे लोग खुश होने लगते हैं। पर कैस्का इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो वहाँ से जाते जाते अपने मन में कहती है, ग्रिफिथ ने कभी भी इतना प्यार किसी से नहीं किया, तो यही क्यों? अब रात के समय जिस राजा के लिए ग्रिफिथ काम करता है, उसके बंदे आपस में बात कर रहे थे। बैंड ऑफ हॉक्स को ग्रिम रीपर का नाम दिया गया है क्योंकि उन्हें हराना नामुमकिन है। दूसरा बंदा कहता है, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे यानी मिडलैंड के साथ हैं। लेकिन अगर उन्होंने राजा का भरोसा जीत लिया तो वो और ताकतवर हो जाएंगे और हमारा ओहदा और इज्जत दोनों हाथ से जा सकते हैं। और यहाँ टेंट के अंदर गर्ड्स अपनी हार के बारे में सोच रहा था, पर तभी क्रोकस अपने बंदूक को लेकर गर्ड्स को उसके टेंट के बाहर मारने के लिए आ जाता है। पर तभी कैस्का उनसे कहती है, वो भले ही घायल है फिर भी तुम लोगों का उससे कोई मुकाबला नहीं है। ग्रिफिथ ने कहा था कि वो बैंड ऑफ हॉक्स का एक हिस्सा है, अगर तुम ग्रिफिथ के ऑर्डर को नहीं मानोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिससे क्रोकस की फट जाती है और वो अपने बंदूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी गर्ड्स बाहर आता है और उसकी मदद करने के लिए कैस्का को थैंक्स कहता है। पर कैस्का उससे कहती है, गलत मत समझना, मैंने बस ग्रिफिथ के आदेश का पालन किया है, भला मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ बैंड ऑफ हॉक एक मिशन के लिए तैयार होते हैं, जहां उनके कैसल के नदी के पार दुश्मनों ने अपने टेंट जमा रखे हैं और उन्हें वहां जाकर उन पर हमला करना है। ग्रिफिथ बताता है, वहां 2000 से ज्यादा सैनिक हैं, हम नदी के सहारे उन पर पीछे से हमला करेंगे। मिशन पूरा करने के बाद वापस आने के लिए सबसे छोटा रास्ता लेंगे, एकदम उनके सैनिकों के बीच से। और ग्रिफिथ कहता है, पीछे की देखभाल गर्ड्स करेगा, मैं ये चाहता हूँ। और सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ग्रिफिथ ने ऐसा फैसला क्यों लिया, गर्ड्स तो अभी नया आया है। और कैस्का भी सुनकर शॉक हो जाती है कि ग्रिफिथ को उस पर भरोसा है। और अब बैंड ऑफ हॉक्स अपने मिशन के लिए तैयार थे। अब वो नदी का सहारा लेकर आगे जाने लगते हैं और सब उनके प्लान के मुताबिक हो ही रहा था कि तभी रास्ते में उन्हें दुश्मन का एक बंदा दिखता है। बैंड ऑफ हॉक्स का एक मेंबर रुककर उसे दूर से ही चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं और हमें दुश्मन के टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दुश्मन के एक बंदे को बहुत ही ठंड लग रही थी, पर थोड़ी देर में ही वो गर्म होने वाला था क्योंकि ग्रिफिथ पीछे से अपनी आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और बैंड ऑफ हॉक्स उनके कैंप पर अटैक कर देते हैं। दुश्मन टीम को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि पीछे से भी उन पर अटैक हो सकता है। बैंड ऑफ हॉक्स उनके कैंप के साथ उनकी गांड को भी जला देते हैं। अब ग्रिफिथ सबको फैलने का ऑर्डर देता है और दुश्मन टीम परेशान हो जाती है क्योंकि हवा आग को उनके बेस की ओर ढकेल रही है, जिससे उनका पूरा बेस भस्म हो सकता है। और ये सारा प्लान भी ग्रिफिथ का ही था। ये जानकर गर्ड्स हैरान था क्योंकि आज तक उसने इतना बेहतर अटैक कभी
नहीं किया और गर्ड्स के ग्रुप के पीछे दुश्मन आने लगते हैं, जिनमें से 2 बंदों को गर्ड्स पेल देता है। इधर ग्रिफिथ कैसल में वापस आता है, जहाँ राजा के बंदे उससे कहते हैं, अच्छा काम किया ग्रिफिथ, अब वो लोग कुछ महीनों तक रुके रहेंगे। ग्रिफिथ उनसे कहता है, मुझे अभी भी कोई काम बाकी है। जिसके बाद ग्रिफिथ जूडो से पूछता है कि हमारा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। जूडो बताता है, नहीं, हमारा नुकसान बहुत ही कम हुआ है। गर्ड्स की बदौलत दुश्मन हमारे पास भी नहीं आ पाए। उसने अकेले ही सारे दुश्मनों को संभाल लिया। तभी वहाँ रिचर्ड आता है तो जूडो उससे पूछता है कि गर्ड्स कहाँ हैं। वो बताता है, उसने हमें आगे जाने को कहा, काश वो जिंदा हो। और ये बात सुनकर ग्रिफिथ को बहुत ही चिंता होती है और ग्रिफिथ को इतनी चिंता में देखकर कैस का भी शौक हो जाती है। और हम गर्ड्स को दिखते हैं जो कि कासल की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो लोग उसके घोड़े पर तीर मारकर उसे गिरा देते हैं। तो गर्ड्स भी अपनी तलवार उठाकर उनसे फाइट करने के लिए तैयार था, पर तभी ग्रिफिथ वहाँ आकर उन्हें पेल देता है और वो गर्ड्स को अपने घोड़े पे लेकर वहाँ से जाने लगता है। गर्ड्स उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए, पर अभी भी दुश्मन के बंदों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। पर वो लोग उनके पीछे लगने में इतना मगन थे कि वो भूल ही जाते हैं कि ग्रिफिथ उनको उनके कैसल के पास ले आया है और अब बैंड ऑफ फॉक्स उन्हें कैनन से उड़ा देते हैं और वो लोग इस जंग को भी जीत जाते हैं। जिसके बाद बैंड ऑफ फॉक्स के सारे मेंबर ही बहुत ही खुश होते हैं कि वो जीत गए। जिसके बाद वो गर्ड्स की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से लड़ा। और हम गर्ड्स को दिखते हैं जो कि कैसल के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि वो अभी नया आया है, फिर भी बैंड ऑफ फॉक्स उस पर कितना भरोसा करते हैं। तभी वहाँ रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ आता है और गर्ड्स से उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। मैंने बस अपना काम किया, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तभी जियोडो उसे नीचे चलने को कहता है क्योंकि गर्ड्स के स्वागत के लिए यहाँ पार्टी होने वाली है। और तभी पिपिन गर्ड्स को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। गर्ड्स उसे कहता है, साले मोटी खोपड़ी के मुझे नीचे उतार। और गर्ड्स का गुस्सा शांत कराने के लिए पिपिन उसे दारू देता है और गर्ड्स को भी इससे अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पार्टी शुरू हो जाती है। अब सुबह गर्ड्स वहीं बैठा हुआ था। जियोडो उससे आकर पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? गर्ड्स कहता है, बैंड ऑफ फॉक्स अलग है। दूसरे सैनिक के ग्रुप लड़की पैसों के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। पर बैंड ऑफ फॉक्स उनसे अलग है, ये सब एक फैमिली की तरह एक दूसरे की केयर करते हैं। जियोडो उससे कहता है, ये सब ग्रिफिथ की वजह से है, उसने ही हम सबको साथ रखा है। तभी गर्ड्स उसे पूछता है, ग्रिफिथ कैसा इंसान है? जियोडो कहता है, सच कहूँ तो मैं उसके साथ बहुत टाइम से हूँ, पर मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर गर्ड्स शॉक होता है। तभी वहाँ कैस्का आती है और गर्ड्स से कहती है कि ग्रिफिथ तुम्हें बुला रहा है। वो जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि ग्रिफिथ खुले में नंगा होकर नहा रहा था। ग्रिफिथ उसे ज्वाइन होने को कहता है, पर गर्ड्स मना कर देता है कि वो ऐसे खुले में नंगा होकर नहीं नहाता। तभी ग्रिफिथ उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिसके थोड़ी देर तक ये पानी के साथ ऐसे ही बकचोदी करते हैं। अब जब वो इस सबसे थक जाते हैं तो गर्ड्स कुछ नोटिस करता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई। गर्ड्स नोटिस करता है कि ग्रिफिथ के गले में एक लॉकेट है। ग्रिफिथ बता, जहाँ पर तुम मेरे लिए मरोगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ बैंड ऑफ फॉक्स एक और जंग के लिए तैयार थे, पर ग्रिफिथ अभी भी उन बातों को सोच रहा था जो कल उससे ग्रिफिथ ने कही थी। और इसी जंग के बीच हमें गर्ड्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से ही उसे गाम्बिनो नाम के एक आदमी ने पाला था। गाम्बिनो और उसकी बीवी को गर्ड्स लाशों के बीच में मिला था और गाम्बिनो गर्ड्स को बैड लक मानता था, क्योंकि जब उसकी बीवी ने गर्ड्स को पालना स्टार्ट किया उसी वक्त उसकी मौत हो गई। इसी वजह से वो हर वक्त उसे ताने मारता है। और एक जंग के बीच गाम्बिनो अपना पैर खो देता है, जो उसी की गलती थी, पर वो इसका भी इल्जाम गर्ड्स पर डालता है कि वो एक बैड लक है, इसी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो वो फैसला करता है कि वो गर्ड्स को मार देगा। तो रात के समय वो उसके टेंट के अंदर जाता है, पर गलती से वो उसे स्वॉर्ड मार देता है, जिससे गाम्बिनो की वक्त पर ही मौत हो जाती है। और गर्ड्स ये देखकर पूरा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने उसे मार दिया जिसने उसे बचपन से पाला था। और ये शोर शराबा सुनकर वहाँ गाम्बिनो के आदमी आते हैं और गाम्बिनो को मरा हुआ देखकर गर्ड्स पर हमला कर देते हैं। पर गर्ड्स कैसे भी करके घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो गर्ड्स को तीर मार देते हैं, जिससे गर्ड्स घोड़े पे से गिर जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि इतनी ऊपर गिरने की वजह से वो मर गया होगा। पर हम देखते हैं कि वो जिंदा था। तीर लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसी बीच कुछ भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर देता है, पर ऐसी भी हालत में वो उनसे लड़ रहा था। अब गर्ड्स ने यहाँ लाशें बिछा दी थी। ग्रिफिथ उसे उठाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। जंग में एक योद्धा की जान की कीमत एक सिल्वर कॉइन से ज्यादा नहीं होती, और अगर वो ये काम ना करे तो राजा उन पर हुक्म करेंगे। ग्रिफिथ कहता है, मैं इस दुनिया को बदलूंगा और अपना खुद का किंगडम बनाऊंगा। गर्ड्स, तुम मेरे साथ हो ना? जिसके बाद हमें पता चलता है कि बैंड ऑफ फॉक्स ने मिडलैंड देश के साथ मिलकर बहुत ही जंग लड़ी और खुद को ताकतवर बनाया। और हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक रैम नाम के बंदे
बंदे ने अपनी पूरी आर्मी लेकर मिडलैंड के देश का राजा कहता है, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, उस अकेले बंदे ने ही हमारे बहुत सैनिकों को मार दिया, क्या कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। और तभी वहाँ गर्स आता है जो कि 3 साल के बाद एक हट्टा कट्टा मर्द बन चुका है और गर्स अकेला ही रैम की आर्मी पर अटैक कर देता है और पहले वो अपनी स्वॉर्ड से रैम को उड़ाता है और इस सबसे उसकी आर्मी की फट जाती है, जिससे उनकी टीम की फॉर्मेशन खराब हो जाती है। पर वो कहते हैं कि ये तो बस एक बंदा है, साले तू हमारा क्या ही कर लेगा। और तभी वहाँ ग्रिफिथ भी सारे हॉक के साथ आ जाता है और अब हमारी टीम मिलकर रैम की गैंग का बैंग बैंग करने लगते हैं और वो जंग के बीच में से ही भाग जाते हैं और इसी के साथ बैंड ऑफ हॉक एक और जंग को जीत जाता है और अपना झंडा लहरा देता है। जिसके बाद वापस आकर वो लोग गर्स की तारीफ करते हैं कि तुमने अकेले ही उनकी माँ खोद दी, भाई तू तो कमाल का है। और तभी वहाँ कैस्का आती है जो कि पहले से बड़ी हो चुकी है। वो गर्स को कोने में ले जाकर कहती है, तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें टीम को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम किसी की फिक्र किए बिना अकेले ही लड़ने चले गए, तुम्हारी वजह से पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था, तुम 3 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम्हें खुद के अलावा अभी भी किसी की परवाह नहीं है। कैस्का की ये बकचोदी सुनकर गर्स को गुस्सा जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या कहा तूने, दूं क्या बेल ट्रीटमेंट। तभी वहाँ ग्रिफिथ आता है और कैस्का से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं गर्स को समझा दूंगा। कैस्का वहाँ से जाते जाते ग्रिफिथ से कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। कैस्का जब बाहर आती है तो कॉर्कस उसे कहता है, तुम्हें उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहन कैस्का, गर्स ग्रिफिथ का वफादार है, पर अगर तुम बोलो तो मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। पर कैस्का उसे गिरा कर वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रिफिथ गर्स को समझाता है, 3 साल हो गए, तुम्हें अब कैस्का से लड़ना नहीं चाहिए। पर वो इन बातों को छोड़कर उससे कहता है, चलो आज पार्टी भी तो करनी है। तभी गर्स उसे आज के लिए माफी मांगता है कि उसकी वजह से सारा प्लान खराब हो जाता। पर ग्रिफिथ उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम क्या करने वाली हो, उसी के हिसाब से मैंने अपना प्लान बनाया। जिसके बाद राजा ग्रिफिथ की रैंक को बढ़ा रहा होता है तो कुछ मर्सनरीज बात कर रहे होते हैं कि इन बैंड ऑफ हॉक्स को इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, इन्होंने ऐसा क्या ही कर दिया। पर कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से ही हम जंग को जीत पाए, वरना हम पहले ही हार जाते। कॉर्कस कहता है, चाहे ये लोग कुछ भी कहें, वो अब तक हमारी वजह से ही जिंदा हैं। पर तभी कैस्का नोटिस करती है कि गर्स फिर से सेरेमनी में नहीं आया। इधर हम गर्स को दिखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अब यहाँ सेरेमनी भी खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहां ग्रिफिथ एक और वॉर के लिए तैयार था जिसमें उसे कैसल जीतना है। वो अपने प्लान के मुताबिक गर्स को उसके ग्रुप के साथ आगे भेजता है। थोड़ी देर बाद ग्रिफिथ के पास एक बंदा खबर लेके आता है। वो उसे बताता है, हमने दुश्मन के किले को कब्जे में कर लिया है और किले का कमांडर, हम लोग अभी उसके करीब नहीं पहुँचे हैं। फिलहाल कमांडर गर्स के सैनिक किले पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन दुश्मन का एक सैनिक है जिसने अपनी बेहिसाब ताकत से हमें वहीं रोक रखा है। कैस्का कहती है, एक। तभी जियोदो बताता है, वो नॉसफेयर तो ज़ोद है, इसके बारे में मैंने जंग में शामिल होने से पहले सुना था। कहा जाता है नॉसफेयर तो ज़ोद कभी कभी दुश्मनों के बीच लड़ता है और सभी लोग ज़ोद का नाम सुनकर डर जाते हैं। ज़ोद महान योद्धा के तौर पर मशहूर है। कहते हैं कि उसने अकेले ही हजारों सोल्जरों की मार ली थी और उसके डरावने रूप की सिर्फ यही वजह नहीं है। कहते हैं कि वो जंग में बार बार मरने के बाद वापस लौट आता है। यकीन करो या ना करो, वो 100 सालों से जिंदा है। ये सुनकर कॉर्कस कहता है, मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ कैसल के बाहर गर्स को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और अब ये लोग उसे अंदर भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि इससे ग्रिफिथ का प्लान खराब हो सकता है। तभी कैसल में से गर्स की टीम का एक बंदा आता है जिसकी ज़ोद ने हालत खराब कर दी थी। गर्स उसे संभालता है पर मरने से पहले वो ज़ोद का नाम लेता है। ये सुनकर वो लोग बात करने लगते हैं, क्या अफवाहें सच थी, ज़ोद सच में है। और अब गर्स फैसला कर लेता है कि वो अंदर जाएगा। वो उनसे कहता है, कोई मेरे पीछे मत आना, मैं इसे अकेले ही निपटाऊंगा। गर्स जब अंदर जाता है तो रास्ते में उसे उसी के सैनिकों की बहुत लाशें मिलती है। वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था और लाशें बढ़ती जाती है। वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ वो सामने ज़ोद को दिखता है जो कि आराम से उसके सैनिकों को मार रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा जाता है और वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। तो ज़ोद भी उस पर अटैक करता है जिससे वो दीवार में जाके लगता है। गर्स जब दोबारा खड़ा होता है तो इनकी फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ज़ोद गर्स को डोमिनेट कर रहा था। गर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल अटैक करके ज़ोद गर्स की तारीफ करता है कि तुम कमाल के हो, मेरे अटैक के बाद भी जिंदा हो। पिछले 100 सालों में कोई भी तुम्हारी तरह मेरी तलवार का सामना नहीं कर सका। वहीं गर्स अपनी
अपने मन में सोच रहा था, मैं अब तक जितनी भी तलवारबाजों से लड़ा हूँ, ये उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो लोग इसके सामने बच्चे हैं। जिसके बाद वो फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर इस बार गर्ड्स पूरी पावर से अटैक कर उसकी तलवार को तोड़ देता है और अपनी तलवार उसके सीने में घुसा देता है। पहली बार किसी ने मुझे अपनी तलवार से घाव दिया है। और ज़ोर्ड ट्रांसफॉर्म होकर एक अलग ही अपोस्टलिस बन जाता है। उसका ये रूप देखकर गर्ड्स की फट जाती है। गर्ड्स उससे अपनी तलवार छुड़ाने की कोशिश करता है, पर ज़ोर्ड ने उसकी तलवार इतनी टाइट पकड़ रखी थी, वो उसे नहीं छुड़ा पाता। तभी ज़ोर्ड उसमें एक मुक्का मारता है। गर्ड्स उसे देखकर कहता है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके जैसा मॉन्स्टर हकीकत में है। और अब गर्ड्स की हालत बहुत ही खराब थी, जिस वजह से वो ज़ोर्ड से पिट रहा था। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ बैंड ऑफ हॉक के साथ ग्रिफिथ आकर एरो से उस पर अटैक कर देता है, पर इससे ज़ोर्ड को कुछ नहीं होता। वो कहता है, तुम लोगों ने गलती कर दी, हमारी लड़ाई के जो बीच में आएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और वो जाकर उन पर अटैक करने लगता है। ग्रिफिथ अपने बचे हुए सोल्जर से कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं इसे देख लूंगा। जिसके बाद वो गर्ड्स के पास जाता है। गर्ड्स उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी ग्रिफिथ उसे उठाकर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। ज़ोर्ड ये देखकर कहता है, ओ तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी धड़कनें सुन सकता हूँ, मुझे इन्हें बंद करना होगा। वो उन पर अटैक करता है, पर गर्ड्स और ग्रिफिथ मिलकर उसके दोनों हाथों को काट देते हैं। ये मौका देखते ही वो दोनों यहाँ से भागने का सोचते हैं कि तभी ज़ोर्ड अपनी लात से ग्रिफिथ पर अटैक कर देता है और कहता है, आज का दिन कितना शानदार है, इतने सालों बाद दो लोगों ने मुझे घायल किया। और वो अपने कटे हुए हाथों को उठाकर उन्हें वापस से जोड़ लेता है और गर्ड्स पर अटैक कर ग्रिफिथ के पास जाता है। पर तभी वो ग्रिफिथ के गले में भीलित दिखता है। ये तो एग ऑफ द किंग है, ऐसा नहीं हो सकता, इस जैसे एक बंदे के पास गॉड हैंड का क्रिम्सन भीलित है। भीलित को देखकर ज़ोर्ड की फट जाती है और वो जोरों से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। और वो ऊपर की दीवार को तोड़ता है, जिसकी आवाज बाहर कैस्का को भी आती है, तो वो भी अब कैसल के अंदर जाती है। यहाँ ज़ोर्ड गर्ड से कहता है, बच्चे हम लोग अपनी लड़ाई कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। पर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, या कहूँ तुम्हारी विनाश भविष्यवाणी बताऊंगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते हो तो एक बात याद रखना, जब इस बंदे के सपनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जब तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा, मौत जिससे तुम कभी नहीं भाग सकते। और वो चिल्लाते हुए छत को तोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गर्ड्स ग्रिफिथ को देखकर कहता है, मुझे लगा कि आज हम मरने वाले हैं। और तभी वहाँ कैस्का भी अपनी टीम को लेकर आ जाती है। कैस्का ग्रिफिथ को होश में लाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी होश में नहीं आता। गर्ड्स जब उसे देखने जाता है तो कैस्का कहती है, इसे छूना मत। वो उस पर ब्लेम करती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने ग्रिफिथ को खतरे में डाला और लगभग मरवा ही दिया था। इसी के अगले दिन मिडलैंड में बात होने लगती है कि कैसे बैंड ऑफ हॉक का सामना ज़ोर्ड से हुआ और उसमें उन्होंने अपने बहुत सैनिकों को खो दिया। और हम गर्ड्स को दिखते हैं, जो कि घायल होकर भी ग्रिफिथ से मिलने जा रहा था। गर्ड्स जब वहां जाता है तो वो दिखता है कि बाकी के बैंड ऑफ हॉक भी बाहर बैठे हुए थे। जूडो गर्ड से कहता है, अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी ऊंचे घराने के लोग ग्रिफिथ से मिल रहे हैं। ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो बैंड ऑफ हॉक का लीडर जो है। लेकिन गर्ड्स इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ग्रिफिथ से जाने लगता है। कैस्का उसे रोकती हुई कहती है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, वहाँ ऊंचे घराने के लोग हैं, मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कुछ सैनिक उसे रोकते हैं, लेकिन वो उन्हें भी अपने रास्ते से हटा देता है और अब वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी कैस्का आकर उसमें एक मुक्का मारती है और वो रोते हुए कहती है, क्यों तुम अपनी जिद पर अड़े रहते हो, ग्रिफिथ तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है। जिसके बाद गर्ड्स वहाँ से चला जाता है। तभी रिकिट कहता है, मैं गर्ड्स को समझ सकता हूँ, अब ग्रिफिथ हमसे पहले से बहुत दूर हो गया है, अब हम उससे पहले की तरह बातें भी नहीं कर पाते। इधर हम गार्ड्स को दिखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग करते करते कैस्का की कही हुई बातों को सोच रहा होता है और मन में कहता है आखिर उसकी दिक्कत क्या है। और तभी वहाँ ग्रिफिथ भी आता है और उसे कहता है, तुम मुझसे भी ज्यादा घायल थे और इतनी जल्दी तलवार भी चलाने लगे। तभी ग्रिफिथ कहता है, नॉसफेरातु ज़ोर्ड, ये सोचना कि उसके जैसा विशाल मॉन्स्टर सच में है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका सामना करना कोई सपना था। ग्रिफिथ उससे पूछता है, पर मैं बचा कैसे, क्योंकि मैं लड़ाई के बीच में बेहोश हो गया था। गर्ड्स कहता है, तुम्हारे वो भीलित की वजह से। उस भीलित को देखते हुए गर्ड्स उन बातों के बारे में सोचता है जो उससे ज़ोर्ड ने कही थी। ग्रिफिथ कहता है, ज़ोर्ड को भीलित के बारे में पता है, लगता है इसमें बुरी चीजों से रक्षा करने की ताकत है, मुझे उस बूढ़ी दादी को थैंक यू कहना पड़ेगा। तभी गर्ड्स ग्रिफिथ से कहता है, तुम्हारा दोबारा से मुझ पे एहसान हो गया। क्यों? तुमने 3 साल पहले मुझसे बोला था कि तुम मेरे जैसे एक होनहार सैनिक को खोना नहीं चाहते। मैं बस एक मामूली सैनिक हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तो मुझ जैसे मामूली सैनिक के लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? तुम्हारी जैसा शांत दिमाग वाला बंदा ऐसा काम नहीं करता।
और ग्रिफिथ उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है। मुझे लगा वो बात 3 साल पहले ही खत्म हो गई थी, तुम किसी बिल्कुल एक बच्चे के जैसे हो। और तभी वहाँ राजा आता है और ग्रिफिथ से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। राजा को देखकर ग्रिफिथ उसे सम्मान देता है पर गर्स नहीं देता, पर बस ग्रिफिथ के लिए वो उसे सम्मान देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी राजा कहता है कोई बात नहीं, अपने सर ऊपर कर सकते हो। महल में सभी लोग जंग के काउंसिल की वजह से मेरे पास खुद पर काबू पाने का भी वक्त नहीं है। और राजा गर्स और ग्रिफिथ को अपने छोटे भाई जूलियस से मिलाता है जो कि मिडलैंड का अगला राजा बनेगा। जिसके बाद राजा ग्रिफिथ की तारीफ करता है कि बैंड ऑफ फॉक्स बहुत ही अच्छे से लड़ते हैं, उनकी ही वजह से हमारा देश बहुत सुरक्षित है। एक टाइम था जब मैं भी लड़ने में बहुत ही माहिर था। तभी जूलियस गुस्से में अपने भाई से कहता है आपको इन छोटे लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए, बेटे ने बताने में कोई हर्ज नहीं है। और अब राजा ग्रिफिथ की रैंक बढ़ाने की बात करता है क्योंकि ग्रिफिथ की वजह से मिडलैंड को बहुत ही फायदा हो रहा है। ग्रिफिथ उन्हें थैंक यू कहता है, पर तभी वो एक लड़की को दिखता है जो कि बहुत शर्मा रही थी। उसके पूछने पर राजा उसे बताता है वो मेरी बेटी चार्लेट है, वो बहुत शर्माती है, घमंडी लोगों से तो उसे बहुत ही नफरत है, इसलिए वो महल के बाहर बहुत ही कम निकलती है। और वो चार्लेट को अपने पास बुलाता है, पर उसके ना आने पर राजा कहता है वो लोगों के सामने अच्छा महसूस नहीं करती, वो मेरी छोटी बेटी है इसलिए मेरी बहुत चहीती है, उसके लिए मुझे माफ करना ग्रिफिथ। और राजा वहाँ से जाने लगता है तो चार्लेट भी वहाँ से जाने लगती है, पर पैर अड़ने की वजह से वो गिरने लगती है, पर सही समय पर ग्रिफिथ उसे बचा लेता है। और यहाँ थोड़ा प्यार मोहब्बत का माहौल बनता ही है कि तभी राजा का भाई जूलियस आकर कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से रानी को हाथ लगाने की। और वो ग्रिफिथ में रख कर देता है जिसे गर्स को गुस्सा आता है, पर ग्रिफिथ उसे रोक लेता है और इस सब के लिए जूलियस से माफी मांगता है। जिसके बाद ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो गर्स सोच रहा होता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और अब बाद में जूलियस से मिलने महल का मिनिस्टर आता है जिसका नाम होता है फॉस। वो उसे बताता है कि हर साल जो हंटिंग का इवेंट होता है जिसमें राजा खुद शिकार करने के लिए जाते हैं और हर साल मिडलैंड के सबसे होनहार व्हाइट ड्रैगन के नाइट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ जाते हैं। जूलियस कहता है हाँ तो इसमें क्या। फॉस बताता है इस साल आपके व्हाइट ड्रैगन की जगह बैंड ऑफ फॉग के मेंबर राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। जूलियस कहता है ये कैसे हो सकता है, वो 2 कौड़ी के मर्सरी सब हमारी जगह लेंगे, आखिर राजा सोच क्या रहे हैं। फॉस कहता है अगर तुम सही से देखोगे तो बैंड ऑफ फॉग हर बड़ी बैटल को जीतते हैं, जिस वजह से मिडलैंड को भी बहुत फायदा हो रहा है और इन्हीं वजह से ग्रिफिथ को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी जगह लेने में। जनरल जूलियस कहता है ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। फॉस अब घुमा के बात करता है हंटिंग के वक्त कुछ भी हो सकता है, काफी सारे जंगली जानवर हो सकते हैं जो तुम पर हमला कर सकते हैं, कहना क्या चाहते हो। फॉस कहता है गलती से किसी जानवर की जगह किसी इंसान को भी तो तीर लग सकता है ना, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो जूलियस को पूरी बात समझ में आती है और वो कहता है ये तो दिलचस्प है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मिलकर हंटिंग के दौरान ग्रिफिथ को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब अगले दिन राजा हंटिंग करने के लिए जंगल में आए थे। उनका भाई जूलियस भी उनके साथ था और बैंड ऑफ फॉग भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे। और पूरे वक्त जूलियस बस ग्रिफिथ को ही घूर रहा था। गर्स कहता है कि हम इस जंगल में बेकार की हंटिंग क्यों कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो वॉर होती है जहाँ मैं अपनी तलवार को चला सकता हूँ। तो कॉर्कस उसे कहता है तुम्हारे दिमाग में लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता, इतने सालों से राजा के लिए काम करने के बाद हमें ये सम्मान का काम मिला है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस शार्लेट भी हंटिंग के लिए आई थी, लेकिन उसे हंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीछे से ग्रिफिथ आकर कहता है क्या आप पहले कभी हंटिंग पर नहीं आई। शार्लेट कहती है नहीं, और आज भी मेरे पापा मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। फिर ग्रिफिथ प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए पेड़ से एक पत्ती निकाल कर अपने मुंह में रखता है और उससे सीटी की आवाज निकालता है और ये देखकर प्रिंसेस भी वो ट्राई करती है। और तभी जूलियस के पास एक बंदा आता है और उससे कहता है अब करें क्या माय लॉर्ड। जूलियस कहता है रुको अभी तुम्हें मौका मिलेगा। तभी एक जंगली पिग प्रिंसेस के साइड से निकलता है जिस वजह से उनका घोड़ा डर जाता है और बेकाबू होकर वहाँ से भागने लगता है। तो ग्रिफिथ भी प्रिंसेस को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। ये देखते ही जूलियस अपने बंदे की ओर देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी। और हम दिखते हैं कि आखिरकार ग्रिफिथ उस घोड़े को रोक ही लेता है और घबराई हुई प्रिंसेस ग्रिफिथ को गले लगा लेती है और उससे कहती है मैं काफी डर गई थी। और हम दिखते हैं कि पीछे से वही असासिन निशाना लगाने के लिए तैयार था। ग्रिफिथ कहता है अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने घोड़े की तरफ जाने लगता है कि तभी उस असासिन का तीर आकर उसकी
की छाती में घुस जाता है और ग्रिफिथ को तीर लगते ही सारे हॉक के मेंबर वहाँ आ जाते हैं। कैस्का आकर ग्रिफिथ को संभालती है और गर्ल्स प्रिंसेस से पूछता है और उससे पूछता है कि आपने देखा ये तीर किसने चलाया। वो कहती है मुझे नहीं पता और प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जियोदो कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, तीर उसके दिल तक पहुंच गया। गर्ल्स गुस्से में चिल्ला रहा होता है साले एक बार बाहर निकल, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और वो असासिन अभी भी वहाँ छिपा हुआ था और कहता है अब कोई फायदा नहीं, उस तीर में बहुत खास जहर लगा हुआ था जिसकी एक बूंद से एक आदमी मर सकता है। तभी अचानक से ग्रिफिथ कैस्का से कहता है घबराओ मत। सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और हमें पता चलता है कि असल में वो तीर उसके भीलित में लगा हुआ था जिस वजह से ग्रिफिथ की जान बच गई। वो दिखता है कि तीर पर तो जहर लगा हुआ था। गर्ड्स कहता है जिसने भी ग्रिफिथ पर ये तीर चलाया हम उसे नहीं छोड़ेंगे और वो अपने कुछ साथियों को लेकर उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। ग्रिफिथ उस तीर को देखकर सोचता है ये जहर तो काफी महंगा और डेडली है और तभी वो घूर के जूलियस की तरफ दिखता है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं कि महल में आकर जूलियस उस असासिन पर गुस्सा हो रहा था। तुम किस बात के असासिन हो, तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। ग्रिफिथ को मारने के चक्कर में उसका ओहदा और बढ़ गया क्योंकि सबको लग रहा है कि उसने राजकुमारी की जान बचा ली। वो उस असासिन से कहता है कि अब तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। फिर जूलियस बेटा सोच रहा था कि जिस तरह से ग्रिफिथ ने उसे घूरा कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि इस सब के पीछे मैं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ थोड़ी ना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गर्ल्स ग्रिफिथ से मिलने लाइब्रेरी जाता है जहाँ वो कुछ पढ़ रहा होता है। ग्रिफिथ कहता है सॉरी गर्ल्स जो मैंने तुम्हें बुलाया, वैसे तुम बुक्स में इंटरेस्टेड तो नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें ऐसी बुक दे सकता हूँ जिन्हें पढ़कर तुम्हारे अरमान खड़े हो जाएंगे। वो गर्ल्स को कुछ बुक देता है जो कि तुम समझ ही सकते हो वो कौन सी बुक है। फिर गर्ल्स ग्रिफिथ से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। ग्रिफिथ कहता है मैं चाहता हूँ तुम एक बंदे को मेरे लिए जान से मारो। गर्ल्स शौक होकर कहता है किसी को मारूं, किसे। ग्रिफिथ कहता है वो जो मिडलैंड की गद्दी का अगला वारिस है, राजा का भाई जूलियस। और वो उसी तीर को निकाल कर कहता है इस तीर पर कैलागीले बीन का जहर लगा हुआ था जो बहुत ही महंगा मिलता है। कोई आम इंसान इस तरह का जहर यूज नहीं करेगा। हाल ही में सिर्फ एक आदमी ने जहर को खरीदा है, वो है व्हाइट ड्रैगन यानी जूलियस की टीम का सबसे बेस्ट आर्चर हाइल। मैंने एक सेवक को रिश्वत दी ताकि इस साजिश का पता लगा सकूं। उसने बताया था कि उसने उसे जूलियस के ऑफिस से निकलते हुए देखा आज शाम जब जूलियस ने उसे डांट लगाई थी। ग्रिफिथ गर्ल्स से कहता है ये एक मर्डर होगा, ये लड़ाई से बिल्कुल अलग है, ये बहुत ही गंदा काम है जिसके लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। इसी कारण मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे। ये सुनकर ग्रिफिथ कहता है अरे यार तुम्हें मुझे बस ये ऑर्डर देना चाहिए बिना इस बकवास के। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ गर्ल्स छिपकर जूलियस के उसी असासिन को मारने के लिए निकल जाता है और वो दिखता है कि जूलियस अपने बेटे को ट्रेन कर रहा होता है और उस पर वो जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा होता है। तभी पीछे से उसका सलाहकार कहता है बस करिए माय लॉर्ड, वो अभी एक बच्चा ही है। जूलियस चिल्लाकर कहता है बड़ा होकर ये व्हाइट ड्रैगन का नाइट बनेगा और ये ही नहीं एक दिन ये प्रिंसेस शार्लेट से शादी कर इस पूरे देश पर राज करेगा और ये सब करने के लिए इसका ताकतवर होना जरूरी है। और फिर से उसे वार करके गिरा देता है और कहता है आज के लिए बहुत हुआ। सलाहकार उस लड़के से कहता है छोटे लॉर्ड आप अपने पापा को हेट मत करना, वो सिर्फ आपको ताकतवर नाइट बनाना चाहते हैं। उस लड़की को देखकर गर्ल्स को अपना बचपन याद आ जाता है। इधर हम दिखते हैं कि जूलियस अंदर अकेला बैठा होता है और वो नोटिस करता है कि ऊपर की खिड़की खुली हुई है। वो नोटिस करता है कि ऊपर की खिड़की खुली हुई थी और जब वो नीचे देखता है तो वहाँ गर्ल्स आ गया था। वो कहता है तुम कौन हो और अपनी तलवार उठाने के लिए जाता है लेकिन उतने में ही गर्ल्स उसे काट देता है और मरते हुए कहता है मुझे पता है तुम ग्रिफिथ के लिए काम करते हो, मैं तुम और अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो मर जाता है। तभी गर्ल्स को दरवाजे पे कोई दिखाई देता है तो गर्ल्स तुरंत ही उसके बीच तलवार घुसा देता है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो जूलियस का बेटा है। गर्ल्स उसे देखकर सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया और उस बच्चे को मरता देख घबराने लगता है। वो देखता है कि बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ आ चुके थे तो वो उन सबको काटता हुआ अपना मुंह छुपा कर वहाँ से भाग जाता है। वो सलाहकार ये सब देखकर शौक हो जाता है कि ये कौन दानव था जिसने इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। सिपाहियों जाओ उसे किसी भी हालत में पकड़ कर लाओ। गर्ल्स ऊपर के सिपाहियों को मारते हुए दीवार फांग कर वहाँ से निकल जाता है और उन सिपाहियों से बचने के लिए गटर के रास्ते से निकल जाता है। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से निकलकर सीधा हॉक्स के पास जाता है जहाँ वो सब खाना खा रहे थे। कैस्का आकर उस पर चिल्लाती है कि तुम पूरे दिन कहाँ थे और ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। वो उससे पूछता है कि ग्रिफिथ कहाँ है। कैस्का बताती है कि वो प्रिंसेस की पार्टी में गया हुआ है। ये सुनकर गर्ल्स वहाँ से जाने लगता है और तभी कैस्का गर्ल्स का घाव नोटिस करती है और यहाँ हम दिखते
देखते हैं कि गर्स ग्रिफिथ से मिलने रोज पैलेस की सीढ़ियों पर चल रहा होता है और सामने वो दिखता है कि ग्रिफिथ और प्रिंसेस शार्लेट कुछ बात कर रहे हैं। तभी ग्रिफिथ अपना कोट उतार कर उस फाउंटेन पर बिछा देता है जिससे प्रिंसेस उस पर बैठ सके। तभी पीछे से कैस्का आकर गर्स को रोकती है और उसे कहती है तुम ऐसे जाकर प्रिंसेस के सामने ग्रिफिथ को शर्मिंदा करोगे। और फिर वो उसका चाकू लेकर अपनी ड्रेस को फाड़ कर उसके घाव पर पट्टी करती है। ग्रिफिथ कहता है प्रिंसेस ये पार्टी आपके लिए है, आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। शार्लेट कहती है वो मेरे बिना भी पार्टी को एंजॉय करेंगे, वैसे भी मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। और वो ग्रिफिथ से एक सवाल पूछती है कि हम वॉर और ये लड़ाई झगड़े को कभी खत्म नहीं कर सकते, आखिर आदमियों को हर चीज के लिए लड़ने की क्या जरूरत है। ग्रिफिथ कहता है आज के टाइम के हिसाब से बैटल जरूरी है ताकि हम अपनी कुछ खास चीजों को पा सकें और उनकी रक्षा कर सकें, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो इंसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सपने। सपनों की खासियत होती है कि ये सिर्फ तुम अपने लिए करते हो, ना किसी दूसरे के लिए। किसी का सपना होता है दुनिया पर राज करने का और किसी का सिर्फ एक तलवार चलाने तक का। एक ड्रीम तुम्हें सहारा देता है जिंदगी जीने के लिए और वहीं तुम्हारी जान भी लेता है। लेकिन अगर किसी का सपना अधूरा रह जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। और गर्स भी नीचे से इन सब बातों को सुन रहा होता है। फिर ग्रिफिथ प्रिंसेस से कहता है सॉरी मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देता हूँ। प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं, पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि आप कोई बड़े किंगडम के प्रिंस हो, लेकिन मैं ये जानकर शॉक हो गई कि आप एक कॉमनर थे, जबकि आपकी पर्सनैलिटी तो एक प्रिंस से भी बढ़कर है। और जब मुझे आपने पत्ते से सीटी बजाना सिखाया तब मुझे आप किसी विलेज के एक छोटे से बच्चे लगे और अभी आप एक फिलोसोफर की तरह बातें कर रहे हो। मुझे लगता है ये सब आपकी चार्म की वजह से है, आपके दोस्त आपको फॉलो करते हैं। ग्रिफिथ कहता है हाँ वो मेरी हर बात मानते हैं और मुझ पर काफी भरोसा भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरे दोस्त नहीं है। एक दोस्त कभी भी दूसरे का ड्रीम फॉलो नहीं करता, उसका खुद का एक सपना होना चाहिए। और अगर कोई उसके सपने के बीच आए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, तो वो उसे भी बिना हिचक के अपने रास्ते से हटा देगा। एक दोस्त मेरे लिए वो होगा जिसका खुद का सपना हो और वो मेरे इक्वल हो। और ये सुनने के बाद गर्स को अपने और ग्रिफिथ के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होता है। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ग्रिफिथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है और गर्स उसके नीचे, यानी गर्स उसके इक्वल नहीं है। आप तो काफी कॉन्फिडेंट हो, ग्रिफिथ कहता है वो तो है, क्योंकि एक टाइम पर मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था खाने के लिए और आज मैं एक प्रिंसेस से बातें कर रहा हूँ। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आती है और कहती है प्रिंसेस आपके अंकल जूलियस और उनके बेटे एडोनिस की हत्या हो गई है। ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है, पर ये सुनकर ग्रिफिथ स्माइल करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मिडलैंड कैसल में वॉर की तैयारी हो रही होती है और ग्रिफिथ भी वॉर के लिए निकल रहा होता है। तभी उसे मिनिस्टर फॉस मिलते हैं और वो कहता है ड्यूक जूलियस के जाने के बाद आप ही हो जो मिडलैंड को बचा सकता है, आपको सब मिडलैंड का गार्डियन एंजल कह रहे हैं। ग्रिफिथ कहता है गार्डियन एंजल ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फॉस कहता है मैंने वैसे कुछ रूमर सुने थे कि असल में वो तीर प्रिंसेस के लिए नहीं था बल्कि आपको मारने के लिए था। ग्रिफिथ कहता है मुझे मेरे जैसे कॉमनर को मार कर उन्हें क्या मिलेगा। फॉस कहता है अरे आप भूल गए क्या, आप बैंड ऑफ फॉग के लीडर हैं जो कि बहुत पावरफुल आर्मी है, आप तो हर किसी के दुश्मन होंगे। वैसे मैंने ये भी सुना था कि जिस असासिन ने आपको मारने की कोशिश की वो इसी पैलेस से कोई था। ग्रिफिथ कहता है अच्छा काफी मजेदार स्टोरी थी, लेकिन अब मुझे बैटल के लिए निकलना होगा। फॉस ये सुनकर हैरान था कि ये सारी बातें सुनने के बाद भी ग्रिफिथ के रिएक्शन नॉर्मल ही थे। अब इस टकले को क्या पता कि उस बंदे के साथ माइंड गेम खेल रहा है जो इन सब का बाप है। फॉस फिर सोचता है कि शायद इसने जूलियस को नहीं मारा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे पता है इसने रिवेंज के लिए उसे मारा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरे बारे में भी पता हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं काफी केयरफुल रहता हूँ, मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। तभी फॉस को अचानक से कुछ फील होता है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ ग्रिफिथ खड़ा होकर उसे अजीब तरह से घूर रहा था और फिर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर फॉस घबरा जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि बैंड ऑफ फॉग एक और बैटल के लिए तैयार हो गए थे और गर्स भी पूरा तैयार था। और अब जो आगे बैटल होगी वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और यही था बरसर्क एनीमे का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भाई मैं चाहता हूँ आप इस पर बहुत सपोर्ट दिखाओ, तो मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये सीरीज आगे और खतरनाक और डार्क होने वाली है। और अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज यार वो कर दो। और अगर आपको ब्लैक बटलर का सीजन 1 देखना है तो यहाँ क्लिक कर देख सकते हो।